हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। और इसमें हम आपका यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। इससे पहले वाला यूनिट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। लेट अस सी योर कोर्स कंटेंट, यानी कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो वही आपका रिलेशंस की प्रॉपर्टीज और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका रिलेशन रिलेशन क्या होता है? और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आपके पास कोई सेट ए है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट जो होगा दैट इज योर रिलेशन। ओके, इसको समझते हैं हम एग्जांपल से ही। तो एक ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये जो साइन होता है बिलोंग्स का होता है, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड राइट ए रिलेटेड टू बी। ये इसके नोटेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। देन आपका एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ये सेट है और इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। और इसका जो रिलेशन है वो आर है। और जो किस तरीके से दिया हुआ है, इनका रिलेशन क्या है, दैट इज जो ए और बी आपके एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। ये इसकी कंडीशन है कि जो ए माइनस बी है वो 2 होना चाहिए। आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसका आंसर ए माइनस बी 2 आ जाए। तो आप ए 6 लेंगे, तो आप बी 4 ले लीजिए। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 होता है। तो आपका एक पेयर ये बन गया 6 माइनस 4। फिर उसके बाद आप 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, उसका पेयर बन जाएगा आपका, तो वो आपका एक रिलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 3 माइनस 1 कर लीजिए, वो आपका एक रिलेशन हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो आपका 3 1 का एक रिलेशन हो गया, राइट। इनका ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनकी ए और बी आपको इसी तरीके से लेने हैं, इसी फॉर्मेट में। आप 3 6 4 को 4 6 नहीं लिख सकते हैं, राइट। अब 6 4 को 4 6 नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना कि आप ए बी को ए बी ही लिखेंगे, बी ए नहीं लिखेंगे। गॉट दैट? बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। उसके बाद ये आपकी डोमेन एंड रेंज। एग्जांपल, लेट रिलेशन ऑन सम सेट इज आर 1 1 2 4 3 9 4 16। इसमें आपको रिलेशन नहीं दिया हुआ, इसमें आपको बस इतना बताया हुआ है कि जो रिलेशन के बाद आपको जो एलिमेंट मिलेंगे वो ये है, ये रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। इसमें कंडीशन आपको नहीं पता। तो जिसका डोमेन होगा वो होगा 1 2 3 4। क्यों? जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, एक्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या ए वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके डोमेन होते हैं। और जो आपके बी वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके वाई वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो आपका रेंज होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस है। एम्पटी रिलेशन वो होता है जब कोई भी एलिमेंट सेट ए का एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। जब ए क्रॉस ए हो ही ना, वो रिलेटेड ही ना हो एक दूसरे से, right? So a relation R in a set A is called an empty relation if no element of A is related to any element of A, and we denote such a relation by phi, right? Universal relation क्या होता है? जिसमें सब कुछ हो। A relation R in a set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A. जब आपका हर एक एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो पूरे सेट में। जैसे कि अभी आपने पहले देखा था ना, ए सेट देखा था जिसमें 1 2 3 4 5 6 था, उसमें कोई ऐसा रिलेशन हो जिससे कि वो सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो। दैट्स इट, दैट इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो दोनों रिलेशंस के टाइप जो थे वो बेसिक थे, पता होने चाहिए, दैट्स इट। अभी जो आपके रिलेशन के टाइप से स्टार्ट हो रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही बेसिक है, ये आपको ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, इट्स ओके। धीरे धीरे समझेंगे तो समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू ए। समझ आया? इसकी ना जो लाइंस लिखी होती है ये समझ में नहीं आती, तो तब आपको जरूरत होती है कि कोई ऐसा ना टीचर हो आपके पास। इसमें क्या है, एग्जांपल से समझेंगे कि आपका कोई एक सेट है ए जिसमें आपके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो आप इस रिलेशन को, जो भी कोई इस पर रिलेशन लग रहा है, और वो रिलेशन है आपका 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3। रिलेशन को नहीं पता, पर लेकिन रिलेशन लगाने के बाद आपको जो सेट आया है दैट इज दिस, राइट। तो आपका रिलेशन वाला सेट ये है। तो आप इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तभी कह सकते हैं जब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे अपने आप से ही रिलेटेड हो, नॉट एक दूसरे से, वो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो। कुछ ऐसा रिलेशन बने कि वो अपने आप से रिलेटेड हो। वो रिलेशन ये हो सकता है ए इज इक्वल टू बी फॉर एवरी ए एंड बी, राइट।
ये रिलेशन हो सकता है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और हर एक एलिमेंट होना चाहिए अपने आप से रिलेटेड। अगर यहाँ पे टू टू नहीं होता तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहते। बाय चांस यहाँ पे टू टू नहीं होता, क्रॉस कर दो इसको, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता। या फिर इस सेट में 1 2 3 की जगह पर आप एक और एलिमेंट रख दें 4, और इस सेट को ऐसा ही रखें, तो 4 नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता। राइट, रिफ्लेक्सिव आपको समझ आया? जब हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, हर एक एलिमेंट किसी भी सेट का अपने आप से ही रिलेटेड हो, then you are going to say that it is a reflexive relation. Next is your symmetric relation. इसमें क्या होता है, अगर आपका ए बी रिलेशन में मौजूद है, राइट, अगर आपका ए बी रिलेशन में मौजूद है, तो आपका बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। राइट, इसमें ये कंडीशन नहीं है कि सारे ही एलिमेंट्स इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो, बट अगर ए बी है तो बी ए होना ही होना चाहिए, या तो ए बी ही ना हो तो बात ही खत्म, तो बी ए से हमें कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं है। बट अगर ए बी है तो बी ए होना भी जरूरी है। राइट, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 वही वाला आपका, एन आर बी रिलेशन इन सेट ए गिवन बाय ये 1 1 1 2 2 2 और 2 1, देन आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। और ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, बट ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, ए बी है, तो बी ए बी होना चाहिए, यानी कि 2 1 भी होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं है कि तीनों ही, मतलब कि सारे ही एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे कि अगर 2 3 अगर यहाँ पर होता तो 3 2 होना जरूरी था। राइट, बट यहाँ पे 2 3 नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 3 तो रिलेटेड ही नहीं है, तो हम इसको सिमेट्रिक कैसे कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ए बी होना चाहिए। ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ, सिर्फ इतना रखो, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना। रिफ्लेक्सिव में हमको ये देखना होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के, वो अपने आप से रिलेटेड हो, सारे के सारे, कुछ भी हो उसमें वो सारे खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है। देन आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी आपका रिलेशन में है, आपका बी सी रिलेशन में है, तो आपका ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। राइट, तभी वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल देखिए, 1 2 3 है आपके पास, इसका रिलेशन सेट है 1 1 1 2 2 3 1 3। ए बी है आपके पास 1 2, बी सी है आपके पास 2 3, राइट, फिर आपके पास 1 3 भी है, देन इट इज अ ट्रांजिटिव। और हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 1 2 होता, 2 3 नहीं होता, तो उससे आपको 1 3 पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। राइट, अगर सिर्फ एक ही है, ए बी है आपके पास, तो आपको बी सी नहीं है मत होने दो, ए सी नहीं है मत होने दो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है ए सी के लिए। ठीक है, इतना आप समझिए। ट्रांजिटिव ये कहता है अगर ए बी है बी सी भी है तो ए सी होना जरूरी है, तभी वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाए। राइट, नहीं प्रॉब्लम होगी भी तो मुझे क्या पता। नेक्स्ट, फिर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो आपका सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों हो वो इक्विवेलेंस होता है, दैट्स इट। Let R be a relational set of people such that x y is in R if x and y are the same age in years. Right, अगर वो दोनों सेम एज के हैं ईयर्स में, तो वो आपका रिलेशन में होगा। राइट, तो आर रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि आप अपने आप से ही सेम एज में है, जाहिर सी बात है ना। अगर इसमें क्या है आपका क्वेश्चन कि अगर दो लोग एक्स और वाई सेम एज के हैं तभी वो रिलेशन में रह सकते हैं। राइट, मतलब कि तभी एक सेट बनेगा रिलेशन का। तो आप अपनी एज के तो है ही, आपका अपने साथ तो रिलेशन है ही, सही बात है ना। आप जितनी उम्र के हैं उतनी ही उम्र के आप हैं, आईने में देखो या सेल्फी में देखो, किसी में भी देखो, आप उतनी ही एज के हैं। राइट, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। अगर x की एज जो है वो y के बराबर है, तो y की भी तो x के बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप और आपकी फ्रेंड की एज एक बराबर है, आप दोनों ही 18-18 साल के हैं, राइट, अगर आपकी एज आपकी फ्रेंड के बराबर है, आप भी 18 के, आपका दोस्त भी 18 का, तो आप क्या कहेंगे कि मेरी एज इसके बराबर है। वो भी तो ये कहेगा कि इसकी भी तो एज मेरे बराबर है ना। चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, बात तो सेम ही है ना। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। फिर आपका ट्रांजिटिव भी है। ये ट्रांजिटिव कैसे है कि एक्स वाई और वाई जेड अगर सेम एज के हैं,
अगर एक्स वाई और वाई जेड सेम एज के हैं, आप 3 दोस्त हैं, आप और आपका दूसरा दोस्त सेम एज का है, राइट, और आपका दूसरा दोस्त और आपका तीसरा दोस्त वो दोनों सेम एज के हैं, तो आपका तीसरा दोस्त और आप तो सेम ही एज के हुए ना। इतना ही समझाना था, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल ज्यादा अजीब सा लगा तो रियली सो सॉरी, बट अगर आपको समझ आ गया तो दैट्स रियली ओके। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है, बीसी है, तो एसी होना ही होना चाहिए। तो अब सेम एज के केस में तो ऐसा बिल्कुल ही होगा ना। अगर मेरा भाई मेरे बराबर का है एज में और उसका दोस्त उसके बराबर का एज में, तो मैं उसके दोस्त के एज के बराबर की हूँ, ऑब्वियसली, राइट। यही समझा रहा था ट्रांजिटिव में। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन में हो गया। अभी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, और जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आई गेस इक्विवेलेंस रिलेशन का पूरा ही आएगा, है ना। आपको मतलब तीनों ही प्रूव करना होगा। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो पूरा इसी पे रिलेटेड है। तो इसको मैं अभी अभी भी ढंग से समझाऊंगी, उसमें भी ढंग से समझाऊंगी, क्योंकि इसमें अगर आप ढंग से समझ जाएंगे तो उसकी जो नई नई चीजें हैं वो आपको समझने में हेल्पफुल होगा। तो जैसे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था उसमें तीनों होना जरूरी था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसे ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इसमें भी 3 कंडीशन होनी जरूरी है। बट जो सेकंड वाली है, स्टार्टिंग की फर्स्ट वाली और लास्ट वाली तो सेम रहेगी, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट जो बीच वाली है वो थोड़ी सी अलग है, दैट इज एंटी सिमेट्रिक। व्हाट इज दिस? अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, अगर ऐसा है तो ए बी के बराबर होना चाहिए। समझ आया? अगर ए बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेटेड है, देन ए बी के बराबर होना चाहिए। उसमें क्या था, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, ये होगा, बिल्कुल होगा। और इसमें यह है, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो ए बी के बराबर होना चाहिए। ये आपको एक तरीके से रिफ्लेक्सिव ही बताना चाह रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव ही होना चाहिए एक तरीके से। ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, राइट। अगर एंटी सिमेट्रिक नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से समझ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप ये देखिए। Check whether the relation xy belongs to R if x is greater than or equal to y. Define on the set of positive integers a partial order relation. तो partial order relation के लिए क्या नीड थी आपकी, कि वो एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, राइट। तो रिफ्लेक्सिव तो ये ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला गया, x is equals to y, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 2 है, 2 1 भी है और 4 1 भी है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। आपको 4 2 मिल गया, 2 1 मिल गया, आपको ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो आपको ए सी भी मिल गया, राइट। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। उसके बाद आपके ये एंटी सिमेट्रिक था। अगर सेट में ए बी है, बी ए है, तो ए बी के बराबर होना चाहिए। अब इसको देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, आप इन्हीं को ए बी समझिए, क्योंकि ए बी के बराबर बोला था उसने। जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई बोला है, तो वही एंटी सिमेट्रिक भी यही था, ए बी के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ये गिवन है कि x जो है वो y के बराबर है, a जो है वो b के बराबर है, तो दैट इज इट इज एंटी सिमेट्रिक। तो ये तीनों कंडीशंस फॉलो कर दी इसने। ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों? क्योंकि आपको इसमें 1 1 भी मिल गया, 2 2 भी मिल गया और 3 3 भी मिल गया, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि आपको इसमें 4 2 मिल गया, फिर यहाँ से आपको 2 1 मिल गया और यहाँ से आपको 4 1 मिल गया, और ये आगे तक भी आपका ट्रांजिटिव रहेगा, राइट। उसके बाद आपको इसमें एंटी सिमेट्रिक भी मिल गया, क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन में गिवन है a x is equals to y, तो a is equals to b, and it is also going to be the anti-symmetric, right? Next, फिर है आपका फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या कहता है आपका, let a and b be two non-empty sets, right? Then a rule f which associates to each element x belonging to a. A unique element denoted by f of x of b is called a function from a to b, and we write f of a related to b. F of x is called the image of x, while x is called the pre-image of x, right? तो functions क्या होते हैं, अब आप ये समझिए।
आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, राइट? तो उन दोनों सेट्स को जोड़ने के लिए कोई ऐसा रूल लगा हुआ है जिससे वो लोग जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा रूल लगा हुआ है जिससे वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको ही हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं, राइट? उस रूल को हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। अब वो एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी रूल हो सकता है, वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ओके? यही होता है आपका फंक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आएगी तो लिख देना, अदर ये आती नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो उसकी इमेज होगी एक्स की, और जो एक्स है वो प्री इमेज होगी एफ ऑफ एक्स, राइट? समझ आ गया? इट इज एन एक्सप्रेशन, रूल और लॉ दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो ये, बट अधिकतर एक्स को इंडिपेंडेंट लेते हैं और वाई को डिपेंडेंट लेते हैं। वो तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी वेरिएबल कैसे भी यूज कर सकते हैं, राइट? फंक्शंस यही होते हैं कि जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स के एलिमेंट्स को किसी रूल से जोड़े, किसी रूल से उनको बांधे, दैट इज नोन एज अ फंक्शन। जो रूल होता है ना, दैट इज अ फंक्शन, राइट? अभी आप डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब समझ लीजिए। The set of all possible values which qualify as input to a function is known as the domain of the function, or it can also be defined as the entire set of values possible for independent variables. ओके, समझ आया? मैंने आपको पहले बताया था डोमेन एक्स वाला होता है, यानी कि पहला वाला। आप जितना भी इनपुट्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन से मेरा मतलब है दैट फंक्शन, दैट रूल, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी इनपुट्स ले सकते हैं, जो भी सेट हो सकता है आपका इनपुट्स का, उसको आप डोमेन कहते हैं। एंड रेंज, रेंज आपके आउटपुट्स का पूरा सेट होता है। समझिएगा, जो रेंज होती है वो आपके इनपुट से रिलेटेड जो आपके आउटपुट आते हैं उसका पूरा सेट होता है। और कोडोमेन क्या होता है? तो कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गिवन रिलेशन और फंक्शन। कोडोमेन में आपका जितना भी आउटकम्स आ सकती हैं, आउटपुट नहीं, एक्चुअल आउटपुट्स नहीं, जितने भी आउटकम्स आ सकती हैं, जितने भी आउटकम्स आ सकती हैं वो उनका सेट होता है। कभी कभी आपका रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है, बट समटाइम्स वो जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, राइट? रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जो रेंज है कोडोमेन नहीं हो सकता, बट कोडोमेन रेंज जरूर हो सकता है। रेंज आपका कोडोमेन नहीं हो सकता, ये कोडोमेन जो होता है उसमें ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, कोडोमेन रेंज हो सकता है, राइट? Let f a related to b, then a is called the domain of f and b is called the codomain of f, and f of a is equals to f of x, that x belongs to a is called the range of f. ये जो जिस वजह से यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, ये जो x belongs to a, ये इसकी रेंज कहलाएगी। समझ आया आपको? जितने भी आपके आउटपुट जो निकलेंगे वो इसकी वजह से निकलेंगे, आउटपुट्स इस पर्टिकुलर फंक्शन की वजह से आपके आउटपुट्स निकलेंगे, वो आपकी रेंज कहलाएगी। बाकी बी आपका कोडोमेन कहलाएगा, उसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो जो आपके आउटकम्स वैल्यूज रख सकते हैं। समझ आया? डोमेन आपका ए होता है, कोडोमेन आपका बी होता है, और जो रेंज होती है आपकी वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को रखने के बाद जो वैल्यूज आती है, राइट? एक्स की आपके फंक्शन में वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू निकलती है, वाई वाली वैल्यू, दैट इज नोन एज अ रेंज। इतना मत डीप में जाओ, इट्स ओके, समझ आ जाएगा क्वेश्चन से। देखिए, ये इस फिगर से समझिए, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, राइट? ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट, एक सेकंड, ये आपका सेट बी है। तो ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। बट आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि रेंज वो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि जो आपके डोमेन वाले एलिमेंट्स थे वो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट से ही फंक्शंस में है, उन दोनों से ही रिलेटेड है। बिकॉज आपको हो सकता है कुछ ऐसा फंक्शन मिला हो जिससे इनकी जो वैल्यू है, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ये आ रही है, तो इसी वजह से ये आपकी सिर्फ रेंज इतनी ही है, राइट? ये नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको बाहर निकाल देंगे कोडोमेन में से भी, ये आपके कोडोमेन में रहेंगे, रेंज में नहीं, राइट? समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो।
तो आपके फंक्शंस के टाइप्स में स्टार्ट होते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f of a belonging to b is said to be onto if every element in b has at least one pre-image in a। क्या समझे? डायग्राम भी समझ सकते हैं। इसमें वो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास जो b है, जो आपका कोडोमेन वाला सेट है, जो आपका b वाला सेट है, उसकी कम से कम एक इमेज, कम से कम एक इमेज तो कहाँ होनी चाहिए? ए में होनी चाहिए। कम से कम एक इमेज तो आपकी उसकी ए में होनी चाहिए, राइट? दो होंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट एक इमेज तो होनी ही चाहिए, तो वो आपका सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू और सर्जेक्टिव। क्या बोलना चाहता है वो कि कम से कम बी के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उसकी कम से कम एक इमेज तो ए में होनी ही चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए, ए वाले से कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए मैपिंग के टाइम, राइट? अब इस वाली इमेज में देखिए यहाँ पे बी खाली छूट गया, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। अभी आपको ऑन टू फंक्शन समझ आया? जब आप फंक्शन की मैपिंग करें तो उसमें सारे के सारे बी वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मैप्ड हो जाने चाहिए ए वालों से, वेदर ए वाले रहते हैं ना, वी डोंट केयर, राइट? ये आपका क्वेश्चन है ऑन टू पे, वो देख लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1589 एंड b इज 24 एंड f क्या है आपका 12548294, देन प्रूव f इज अ ऑन टू फंक्शन। फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ वी गेट a आपको मिल गया, b आपको मिल गया, f भी आपको मिल गया। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑन b हैज अ डोमेन एलिमेंट 2 और 4, उनके पास एक ना एक डोमेन एलिमेंट है, दो उनकी इमेज हो गई, बट हमको सिर्फ एक ही चाहिए था, बट वहां पे तो उनको दो प्री इमेज मिल गई, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन 101% है, राइट? तो आपका इनटू फंक्शन है ये क्या कहता है? A function f a belongs to b is said to be into if there exists even a single element in b having no pre-image in a। ऑन टू में क्या था कि b में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, राइट? बट इनटू कह रहा है कि बी में एक एलिमेंट तो ऐसा बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, राइट? तो अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपका जो ऑन टू है वो ये कहता है इस दुनिया में हर एक इंसान के पास एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एक फ्रेंड तो होना चाहिए हर बंदे के पास, वो ये कह रहा है, राइट? पर इनटू ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बंदा होना चाहिए दुनिया में कम से कम, चलो सारे ना सही, एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जिसका कोई फ्रेंड। इंटू ये कहना चाहता है, ऑन टू कह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका कम से कम एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए, एक प्री इमेज तो उनकी होनी ही चाहिए। पर इंटू कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक इंसान ऐसा हो वो जिसका कोई दोस्त ना हो, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, दैट इज योर इंटू फंक्शन, राइट? इसका कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है, उसका था ना सर्जेक्टिव, ऐसा इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये आपका इंटू है क्योंकि यहाँ पे फोर जो है वो नेग्लेक्ट हो गया, ये ऑन टू नहीं है, ये इंटू है, राइट? इसका एक एग्जांपल देखो, ए आपको ये मिला है, बी आपको ये मिला है, फंक्शन आपको ये मिला है, तो अब ए बी सी डी ई एफ, बी में ये वाली वैल्यूज हैं। अब ये किस किस से इसका फंक्शन बना है? ए से बना है, एफ से बना है, सी से बना है और डी से बना है, बट बी रह गया यहाँ पे और ई भी रह गया यहाँ पे, तो ऐसे कैसे बन गया भाई, है ना? ये आपका इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू नहीं है, ये आपका इनटू फंक्शन, राइट? फिर है आपका वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या कहता है? अ फंक्शन f a belonging to b is said to be one to one if distinct element in a have distinct images in b। वो ये कहता है वन टू वन फंक्शन कि एक एक से रिलेटेड होगा, एक की सिर्फ एक ही इमेज होगी, एक की खाली एक ही इमेज होगी बी में, राइट? यानी कि वो क्या कह रहा है कि इस दुनिया में एक इंसान का सिर्फ एक फ्रेंड होगा, एक के दो फ्रेंड नहीं होने चाहिए। एक का मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, एक का सिर्फ एक ही फ्रेंड होगा, मतलब और कोई सेम नहीं होगा,
सिर्फ एक के लिए एक अलग ही फ्रेंड होगा, एक का एक फ्रेंड होगा और बिल्कुल अलग होगा, सबके लिए अलग अलग फ्रेंड्स आएंगे, राइट। तो f is 1 to 1 when f of x1 is equals to f of x2, that is x1 is equals to x2। ये इसको प्रूफ करने का तरीका है, इसको इस तरीके से प्रूफ करा जाता है। ओके, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि ये देखो आप, इसमें 1 का खाली a है, 2 का सिर्फ b है, 3 का सिर्फ d है, 4 का सिर्फ c है, e f रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जितने मैप्ड है वो खाली एक से ही मैप्ड होने चाहिए, बाकी इसमें रह जाए रह जाने दो, बट जो मैप है वो सिर्फ एक से मैप होने चाहिए। बट यहाँ पे सेकंड में क्या हो रहा है कि बी जो है उसकी दो प्री इमेज आ रही है, बी की दो प्री इमेज आ रही है, ऐसे कैसे आ रही है। और सेकंड थिंग आपको ये याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन तभी फंक्शन है जब उसकी एक प्री इमेज की दो इमेज ना हो जाए, एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। वन की ए और बी दोनों इमेज नहीं हो सकती। आप खुद सोच के देखो कि किसी भी फंक्शन में एक वैल्यू रखने से दो वैल्यूज नहीं आ सकती। ओके, एक वैल्यू रखने से दो वैल्यूज नहीं आ सकती, वही बात है ये। जैसे कि आपका एफ ऑफ एक्स एक मशीन है, राइट, तो उसमें आप आलू डालोगे तो चिप्स ही निकलेगी, कुछ और नहीं निकला है, यही बात है यहाँ पे। बस यही कहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने आलू डाल के गन्ने का रस निकल रहा है, एक बार तो गन्ने का रस निकल गया, एक बार आलू चिप्स निकल गई, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ये तभी फंक्शन है जब वो एक इमेज के लिए सिर्फ एक ही प्री इमेज हो। आई मीन टू से, आप समझ गए ना मेरी बात है, कि वन के लिए ए और बी वैल्यूज नहीं हो सकती, बट बी के लिए वन और टू वैल्यूज जरूर हो सकती है ना। तो समझ आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी सी तो मेरी बात है। जैसे कि जो ए है उसका सिर्फ वन है, तो वन की इमेज ए और बी दोनों नहीं हो सकती एट द सेम टाइम, एक ही फंक्शन के लिए, एक ही फंक्शन के लिए वन की वैल्यूज ए और बी नहीं हो सकती। ओके, तो तभी सिर्फ वो तभी फंक्शन होता है, वन टू वन के लिए नहीं, वन टू वन सिर्फ इतना कहता है कि एक के लिए एक क्यू। यहाँ पे एफ में देखो ना, वन टू के साथ बी है, बी की दो दो प्री इमेजेस है, बट ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे एक के लिए एक ही होना चाहिए, इतना याद रखना, वन टू वन में एक के लिए एक ही होना चाहिए, और ज्यादा कोई झमेला नहीं रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए, शो दैट द फंक्शन एफ एन रिलेटेड टू एन गिवन बाय, ये कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है, एन से एन तक फंक्शन है, ए जो सेट है वो भी एन का है और बी जो सेट है वो भी एन का है। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 है पर ऑन टू नहीं। फंक्शन क्या है आपका 2x, इसको प्रूव कैसे करना है ये देखो। जो फंक्शन है आपका 1 to 1 है फॉर f of x1 is equals to f of x2। अब x1 और x2 इस पूरे फंक्शन की जगह पर जो आपको फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू रखिए, 2x1 is equals to 2x2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 is equals to x2, यही आपको प्रूव करना था। देन इट इज 1 to 1 फंक्शन। दिस इज एज सिंपल एज दैट, जितना आपको दिख रहा है ना ये इतना ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। फर्दर f is not on to s for 1 belonging to n, there does not exist any x in n such that f of x is equals to 2x is equals to 1। क्या कहना चाहता है ये कि ये ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि जो n है नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें 1 होता है, राइट। और ऑन टू क्या कहता है कि b की जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रिलेटेड होंगे, किसी भी तरीके से वो बस मैप होनी चाहिए। पर 1 आपका n में आता है और आपका फंक्शन है 2x, तो x की आप कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यूज रख लो पर आपको 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो 2 की मल्टीप्लाई करा है, 2 जीरो से 0 हो जाएगा और 2 1 देखो 2 ही आ जाएगा, 1 तो बेचारा नेग्लेक्ट ही हो गया। वो यही कह रहा है कि 1 की, हाँ ऐसे बहुत और से भी नंबर्स आपको मिल सकते हैं, बट क्योंकि 1 बेसिक नंबर है, सबसे पहला नंबर है, उसी को छोड़ दिया तुम लोगों ने, गलत बात है। इसमें 1 को हम पहले ले रहे हैं कि 1 की लिए आपको ऐसी कोई x में वैल्यू नहीं मिलने वाली है, कोई भी a में ऐसी वैल्यू नहीं मिलने वाली है जिससे आपको b आ जाए। तो b तो रह ही गया ना, 1 तो रह ही गया, तो फिर ये ऑन टू नहीं हुआ। समझ आया? आई क्या? नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव क्या होता है? वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है बाइजेक्टिव फंक्शन, बट फॉर द इंस्टेंस मैं करवा रही हूँ, कभी आ जाए गलती से। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दैट इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। अभी मैंने आपको इंजेक्टिव भी बता दिया और सर्जेक्टिव भी बता दिया क्या होता है। तो जो फंक्शन दोनों हो, इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो एट द सेम टाइम, तब आप उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन टू वन ऑन टू फंक्शन या फिर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट। ये है इसकी फोटो,
अकॉर्डिंग टू 1 to 1 वो बोलता है कि एक बंदे के लिए एक ही होना चाहिए, राइट। 1 to 1 क्या कहता है कि एक इंसान के लिए एक ही दोस्त होना चाहिए। और ऑन टू क्या कहता है कि बी की जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी सेटिस्फाइड, बी की जितनी भी इमेजेस हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से ये दोनों ही बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये तो है कि बी की सारी जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज है, बट यहाँ पर 1 to 1 वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पे बी और सी के लिए एक ही वैल्यू, दैट इज 2, राइट। और सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें एक जो एलिमेंट है फोर्थ वाला वो रह रहा है, राइट। तो ये आपका बाइजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे फोर्थ वाला जो एलिमेंट है वो ऐसा ही रह रहा है। अगर ये डी जो 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है वो 4 की तरफ पॉइंट करता तो यही बाइजेक्टिव हो जाता, जैसे यहाँ पे हुआ, राइट। तो बाइजेक्टिव वो होता है जो इंजेक्टिव भी हो और जो सर्जेक्टिव भी हो, जो 1 to 1 भी हो और जो ऑन टू भी हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। आपको 1 to 1 तो पता ही है, एक के लिए एक ही होना चाहिए। और आपका ऑन टू क्या कहता है, बी वाले की सारी एलिमेंट्स की एक एक प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि बी किसी ना किसी से कनेक्टेड होना ही चाहिए। कोई भी इंसान अकेला ना हो, उस इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो कोई भी अकेला ना हो, उसका कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए, राइट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर रिलेटेड टू आर, ये आर से आर तक का फंक्शन लग रहा है रियल नंबर्स पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, और ये जो 3 - 4x है दैट इज द रूल जिसके वजह से ये आर और आर आपस में रिलेटेड है, राइट। इज 1 to 1 ऑन टू एंड हिंस बाइजेक्टिव, राइट। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है दैट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले हम इसको 1 to 1 प्रूव करेंगे। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये आपका एक फंक्शन है। तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ऐसा हमने क्यों किया, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज है, ये हमने इक्वल पुट करी, इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तभी तो ये आपका x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। अब यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -4x1 इज इक्वल टू -4x2 से -4 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 बचेगा। तो ये आपका 1 to 1 हो गया, राइट। ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें x1 x2 के बराबर ना हो, तो उस केसेस में वो 1 to 1 नहीं होगा, राइट। मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी अकॉर्डिंग टू द सैम्पल क्वेश्चंस ऑफ योर प्रीवियस पेपर्स, राइट। फटाफट से ये फिनिश हो जाए उसके बाद हम यही करेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट है आपका, नाउ लेट y इज इक्वल टू 3 - 4x, देन x इज इक्वल टू 3 - y/4। यहाँ पे हमने x की वैल्यू इसलिए फाइंड करी है क्योंकि हमको ये बाद में पुट करनी है यहाँ x पर, राइट। दस फॉर ईच y बिलोंगिंग्स टू r कोडोमेन ऑफ y, सॉरी f, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3 - y/4 बिलोंगिंग्स टू r। इस तरीके से कोई वैल्यू होनी चाहिए y की, y जो आपका कोडोमेन है आपका, वहां पे x की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपने अपनी वैल्यू रखी है x की, फिर आपने फंक्शन में अपनी वैल्यू रखी x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आपने एफ ऑफ 3 - y/4 रख रहे हैं, तो आपको एफ ऑफ एक्स जो गिवन था 3 - 4x, वहां पे आप x की जगह पर अपना 3 - y/4 रखेंगे। उसके बाद आपकी जो वैल्यू मिलेगी दैट इज y। तो इससे आपको ये प्रूव हो जाता है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। अगर यहाँ पे आपको y की वैल्यू नहीं मिलती या y+3 कुछ करके मिलता या y सिंगल नहीं मिलता, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होता, राइट। दिस shows that every element in codomain of f has its pre-image in domain f। क्यों? क्योंकि y की कहीं ना, अब वैल्यूज तो आप चेंज ही करेंगे, राइट। तो अलग अलग वैल्यूज आपको मिल रही है उसकी, और कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको उसकी मिल ही रही है, अलग अलग तो मिल ही रही है, 1 to 1 हो गया वो। और ऑन टू से आपको y के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा मिल ही रही है, क्योंकि f of x is equals to y आपने प्रूफ कर दिया, राइट। दैट इज योर on to and also 1 1 function, then it is a bijective function, 1 1 correspondence or 1 1 onto function। okay, देन कॉम्पोजिट फंक्शन, जब आपके दो फंक्शन एक साथ कंपोज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, इट इज नोन एज कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। तो यही लिखा है यहाँ पे, द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज एक्टिंग फर्स्ट टू रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। It combines two or more functions to result in another function. In the composition of functions, the output of one function that is inside the parenthesis becomes the input of the outside function, right? क्वेश्चन से समझते हैं।
ये आपका एग्जाम्पल है। आपका क्या क्या गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 5। आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोलते हैं और इसको एफ ओ जी भी बोला जाता है। फॉग इसको कहते हैं, फॉग और गॉफ। जिन लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी उनको पता होगा कि इसको फॉग और गॉफ करके बुलाते हैं, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नेग्लेक्टेड फील ना करें, इट्स ओके। ओके, तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कीजिए। जी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, x प्लस 5। ये सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ करने का। आप एफ ऑफ जी एक्स जब भी आपको करना है आप उसको देखिए। एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है, तो आप एफ में जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखिए, जो जो आपको दे रखे ना उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप इस x प्लस 5, यहाँ पे x था उसकी जगह पर x प्लस 5 हो गया, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 में जो था अब वहां पे अपनी वैल्यूज रखेंगे, 3x प्लस 5 प्लस 2। उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने सॉल्व किया, आपको आंसर मिला 3x प्लस 17, राइट। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स होता है, राइट। और इसकी जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। फिर उसके बाद आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, जिसको गॉफ बोलते हैं। तो वही आप अपना जी ऑफ एक्स में आपको एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप अपना एफ ऑफ एक्स पुट कर दीजिए, जैसे पहले किया था। यहाँ पे आपने पुट कर दिया, एज इट इज आप इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर एज सिंपल एज दैट। ओके, ये अब आपको एक और है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स है आपके पास माइनस 2x और एच ऑफ एक्स है आपके पास अंडर रूट एक्स। ठीक है, आपको फॉग फाइंड करना है, तो वही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। तो -2x स्क्वायर माइनस 6 -2x प्लस 2। आपने जहां पर भी x था f में, यहाँ पर g पुट कर दिया। ओके, जहां पर भी x था f में आपने वहां पर g पुट कर दिया। ओके, उसके बाद आपका सोल्यूशन आपको मिल गया। फाइन। अब ये आपका इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। को पता होना चाहिए क्या होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। इनवर्स फंक्शन आर फंक्शंस व्हिच रिवर्स और अनडू अनदर फंक्शन, राइट। इनवर्स का आपको मतलब समझ आ गया, कोई भी ऐसा फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन जो जो एक्चुअल फंक्शन होता है उसको रिवर्स कर दे, यानी कि उसके किए हुए काम को उल्टा कर दे, दैट इज द inverse function, right? As the name suggests, to write the inverse of the function, we use a notation f inverse, है ना, सबने पढ़ा ही होगा, पता भी होगा। Find the inverse of f of x is equals to 5x plus 3। आपको f of x गिवन है 5x plus 3, अब आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, जहां पर भी आपका x है आप वहां पर इक्वेशन में जहां पर आपका x है आप वहां पर y पुट कर दीजिए और उस इक्वेशन को आप x के बराबर रख दीजिए। फिर आप y फाइंड करने की कोशिश कीजिए और जब आपका y एकदम अलग हो जाए उसके बाद आप उसको f ऑफ इनवर्स के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए, राइट। बस इतना सिंपल होता है इसको फाइंड करना। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फाइंड कर दिएगा कि आप जहां पर ये आपका x है यहाँ पर आप ना y रखेंगे और इस पूरी इक्वेशन को x के बराबर पुट कर देंगे। उसके बाद आप ना y अलग से फाइंड करेंगे, बिल्कुल एकदम अलग लेकर के आएंगे y को और उसके इक्वल टू में जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी f इनवर्स होगी, राइट। ये आपकी x माइनस 3/5 आपकी इनवर्स वैल्यूज थी। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो इसी के साथ आपकी ये क्लास खत्म होती है, वीडियो भी खत्म होती है। तो सेकेंड यूनिट खत्म हो गया, इसके बाद हम थर्ड यूनिट पर कंटिन्यू करेंगे वो सेट पर। और मैं कोशिश करूंगी कि फटाफट से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।